सातोशी कोन, जो कि जापानीज एनिमेटेड डायरेक्टर एंड मांगा आर्टिस्ट थे। उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज जैसे कि परफेक्ट ब्लू, मिलेनियम एक्सप्रेस, टोक्यो गॉडफादर्स एंड पापरिका, ये सारी मूवीज बनाई है। और उनकी मूवी पापरिका उससे इंस्पायर्ड होकर इंसेप्शन बनी हुई है। लेकिन सातोशी कोन की इतनी जल्दी डेथ कैसे हो गई? तो आज की वीडियो में हम उनकी पूरी बायोग्राफी देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से मास्टरपीस बनाए हैं और उनकी पूरी जर्नी को समझेंगे। 12 अक्टूबर 1963 जापान के होकाइडो में सातोशी कोन का जन्म हुआ और स्पेस बैटलशिप यामातो और मोबाइल सूट गंडम ऐसी सीरीज देख के उनको एनिमेशन सीखने का चस्का लगा। इसलिए उन्होंने मुसाशिनो आर्ट यूनिवर्सिटी से ग्राफिक डिजाइन का कोर्स करा और उन्होंने 1984 में तोरिको नाम के मांगा के साथ अपना डेब्यू करा। और इसी के साथ एक ऐसे आदमी की उनके ऊपर नजर पड़ी जो कि खुद मांगा इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा नाम था, कात्सुहिरो ओतोमो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम पहले इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। इन्होंने अकीरा नाम का मांगा लिखा था जो कि 1982 से 1990 तक चला था और इन्होंने खुद ही पूरा मांगा भी लिखा था और इस पे जो एनिमे मूवी बनी उसको भी इन्होंने डायरेक्ट करा था। और उनकी मूवी अकीरा इतनी अच्छी एनिमेशन में थी जो कि अपने टाइम से बहुत ज़्यादा आगे थी। उसके अंदर 1,60,000 एनिमेशन सेल्स थे और 24 फ्रेम पर सेकंड से चला था वो, जहाँ पे उस टाइम पे कोई भी एनिमे 12 फ्रेम पर सेकंड से चलता था और इसका बजट भी बहुत ही ज़्यादा था। और ये ऐसी एनिमे मूवी थी जिसकी वॉइस डबिंग एनिमे बनने से पहले ही हो गई थी। उनके मांगा के सारे पैनल किसी सिनेमा के सीन जैसे लगते थे, बिल्कुल आर्टिस्टिक डिटेल में हर चीज़ एकदम बढ़िया से होती थी। और अकीरा ही वो एनिमे मूवी थी जिसकी वजह से मांगा बूम पे आया था वेस्टर्न नेशंस में और इस मूवी ने एक गेम चेंज करा था। इसी वजह से डेथ नोट, मॉन्स्टर और नारुतो के क्रिएटर सारे इनके फैन हैं और इनके आर्ट को वो लोग कॉपी करने की हमेशा ट्राई करते हैं। सातोशी कोन ने उनके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करा था जैसे कि राउजिंग जेड 1991 एंड मेमोरीज एंथोलॉजी 1995 और उन्हीं से इंस्पायर्ड होके उन्होंने परफेक्ट ब्लू जैसी मूवीज लिखी थी। तो उन्होंने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू 1997 की मूवी परफेक्ट ब्लू से करा था। ये मूवी रियलिटी और इल्यूजन में डिफरेंस दिखाती है। इस मूवी में मीमा किरीगोए नाम की पॉप आइडल होती है जो कि अपने गर्ल्स ग्रुप से रिटायर हो जाती है ताकि वो एक्टिंग में अपना करियर परस्यू कर सके। लेकिन क्योंकि एक्ट्रेस बनने के लिए उसको बहुत सारे कंट्रोवर्शियल रोल करने पड़ते हैं, इस वजह से धीरे धीरे वो भूलने लगती है कि रियलिटी क्या है और इल्यूजन क्या है। ये मूवी दिखाती है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितना प्रेशर है और उसका डार्क साइड कैसा हो सकता है। डैरेन एरोनोफ्स्की इन्होंने इस मूवी के राइट्स खरीदे थे कुछ पार्ट्स के जो कि वो अपनी मूवी में यूज कर सके। एंड उनकी मूवी ब्लैक स्वैन जो कि 2010 में आई थी वो भी बहुत ज्यादा मिलती जुलती है परफेक्ट ब्लू से। हालांकि ये मूवी थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी थी जापान में क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन्स थे, लेकिन फिर भी इंटरनेशनली ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद करी गई। भले ही इस मूवी का बजट भी बहुत कम था, $1 मिलियन था सिर्फ, लेकिन फिर भी इसने अच्छी खासी कमाई करी और बहुत अच्छी इमेज बनाई। उसके बाद 2001 में उनकी मूवी आई मिलेनियम एक्सप्रेस। हालांकि ये मूवी परफेक्ट ब्लू से अलग थी, फेम और करियर की तरफ नहीं थी। इसमें एक वुमेन लव और मीनिंग अपने लाइफ में ढूंढ रही होती है और जहाँ पे परफेक्ट ब्लू बहुत ज़्यादा डार्क मूवी है, ये उसके कंपैरिजन में एक पोएटिक, नॉस्टैल्जिया और जेंटल मूवी है। एंड इस मूवी में जापान के बहुत ही डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड दिखाए गए हैं, समुराई टाइम का, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 का, उसके बाद नए मॉडर्न एरा का। इस चीज़ के सातोशी कोन मास्टर भी है। इस मूवी में म्यूजिक ही बहुत ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि ये मूवी नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग पे काम करती है, जैसे कि आपने क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज देखी होगी। इस वजह से लोगों को थोड़ा मीनिंग ढूंढने में इस मूवी में दिक्कत होती है, बट फिर भी इस मूवी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। देन 2003 में उनकी मूवी आती है टोक्यो गॉडफादर्स। ये मूवी उनकी पिछली 2 मूवीज से थोड़ी हटके है जो कि दिखाते हैं कि सातोशी कोन किसी भी एक जॉनरा में काम नहीं करते थे, वो वर्सेटाइल थे। इस मूवी की स्टार्टिंग क्रिसमस ईव से होती है जब 3 लोगों को एक बेबी मिलता है जिसका कोई भी माँ बाप नहीं दिख रहे होते आसपास, और फिर पूरी मूवी में वो उसके माँ बाप ढूंढते हैं। जहाँ पे बाकी मूवीज में सातोशी कोन के रियलिटी और इल्यूजन अलग अलग होते हैं, वहीं पे ये मूवी पूरी तरीके से रियलिटी में बेस है। इस मूवी में कॉमेडी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके साथ ही साथ इमोशनल सीन भी बहुत ज़्यादा है एंड इसका एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा करा है स्टूडियो मैडहाउस ने। वैसे सातोशी कोन की ज़्यादातर मूवीज स्टूडियो मैडहाउस ने प्रोड्यूस करी है। इसके बाद 2004 में उनकी एक सीरीज आई थी पैरानोइया एजेंट। ये भी उनके पिछले 2 वर्क जैसा था, थोड़ा साइकोलॉजिकल। लेकिन फिर आती है 2006 में उनकी सबसे बढ़िया मूवी पापरिका। भले ही ये मूवी अंडररेटेड है लेकिन ये वो मूवी है जिसने हॉलीवुड की बहुत बड़ी मूवी इंसेप्शन को, और ऐसे बहुत सारे सीन्स है इस मूवी में जो कि पूरी तरीके से इंसेप्शन में भी कॉपी करे गए हैं। हालांकि जब क्रिस्टोफर नोलन से ऐसा पूछा गया तो उन्होंने ऑफ कोर्स मना करा कि ये मूवी पूरा उनका आइडिया था, लेकिन फिर भी यदि आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज है इन दोनों मूवीज़ में। इस मूवी में एक डिवाइस होती है डीसी मिनी जिसका यूज़ करके इंसान अपने ड्रीम्स में जा सकता है, लेकिन जब डीसी मिनी चोरी हो जाता है
उसके बाद ड्रीम्स और रियलिटी में बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। एंड इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है उस लड़के का नाम है पापरिका। एंड ये मूवी मैं आपको सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूंगा देखने के लिए। और इस मूवी को देखने के बाद आप इंसेप्शन देखना। हालांकि अब ये बात कर लेते हैं, जो इतने बड़े डायरेक्टर थे उनकी अचानक से डेथ कैसे हुई। तो 2010 में अगस्त 24 को उनकी पैंक्रियाटिक टर्मिनल कैंसर से डेथ हो जाती है, जब वो सिर्फ 46 के होते। और उस टाइम पे वो अपनी फाइनल मूवी ड्रीमिंग मशीन पे काम कर रहे थे, जो कि कभी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।